सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के टर्म 2 के मॉडल सेट जो निकल गया है, उस मॉडल सेट में आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस, उसके आप लोग के सेट नंबर 2 का एकदम बारीकी से सभी प्रश्नों का एक एक कंप्लीट हल करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो जैसे कि ये है मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2, वर्ग 9 है, विषय सामाजिक विज्ञान, कुल नंबर मिलेगा आप लोगों को 40, समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसका पैटर्न इस तरह बनाया गया कि कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा 19 और 1 से 7 तक प्रश्नों की संख्या मतलब अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसके लिए आप लोगों को 2 अंक मिलेगा। इसमें से आप लोगों को किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद 8 से 14 तक आप लोगों का 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, और जो 15 से 19 तक इसमें आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर देना है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। देखिए, जो 1 से 7 तक है, इसमें आप लोगों को एक वाक्य का उत्तर देना है। 8 से 14 में 50 शब्दों में देना है, और 15 से 19 तक 150 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन प्रश्न है। देखिए, ये सब प्रश्न है मॉडल सेट 2 सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। देखिए, खंड अ में 1 से 8 तक है, फिर खंड ब है यहाँ पर, इसमें 14 नंबर तक है, फिर खंड स है, इसमें आप लोगों का 19 नंबर तक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्नों का हम प्रश्नों के साथ उत्तर किए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर वही प्रश्न लिए है जो प्रश्न आप लोगों के मॉडल सेट 2 में है, ये हम अपने से लिखे और आंसर भी यहाँ पर साथ में लिखे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि 1 नंबर प्रश्न है कि नाथसी पार्टी का संस्थापक कौन था। तो नाथसी पार्टी का संस्थापक थे एंटोन ड्रैक्जिलर, या हम हिटलर भी एंटोन ड्रैक्जिलर है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोन ड्रैक्जिलर। उसके बाद अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि झूम या घुमंत खेती किसे कहते हैं। तो देखिए, झूम खेती या घुमंत खेती इसे कहते हैं जहाँ पर एक खेती करने के बाद उस खेती को काट कर जला दिया जाता है, उसके जगह पर जुताई करके दूसरा बीज बोया जाता है। तो एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्ष तथा वनस्पति को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण से जुताई करके बीज बो दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर है कि निर्धनता की परिभाषा लिखिए। तो निर्धनता क्या होता है। जो अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान को पूरा नहीं कर पाते, उसको निर्धनता कहते हैं। तो जीवन के अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता या पूरा करने से वंचित रह जाता है, उसे निर्धनता कहते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर कि भूखमरी से आप क्या समझते हैं। तो भूखमरी किसको कहेंगे, जो विटामिन अपने पोषक तत्वों को मतलब जिसका अभाव रहता है, कमी रहता है, तो विटामिन पोषक तत्व ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर के भारतीय संविधान के नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, वर्तमान समय में मतलब भारतीय संविधान को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन जब संविधान बनाया गया था उस टाइम पर मौलिक अधिकार 7 था। एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को अब हटाया गया है। अब वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि आदर्श आचार संहिता क्या है। तो आचार संहिता क्या है। तो देखिए, आचार संहिता इलेक्शन के समय पर लागू किया जाता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों में प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। इसको आदर्श आचार संहिता कहते हैं। अब अगला प्रश्न 7 नंबर कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। तो प्राकृतिक वनस्पति किसको कहेंगे, जो वस्तु हमें प्रकृति से मिलती है उसको प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है वह वनस्पति जो प्रकृति द्वारा विकसित की गई है। अब अगला प्रश्न 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि नाथसीवाद की मुख्य विशेषताएं क्यों लिखी। तो नाथसीवाद की क्या क्या विशेषता थी। तो नाथसीवाद की मुख्य विशेषता यह है कि वह पूर्व में जर्मनी की सीमाओं को फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनी को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। नाथसीवाद के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है। नाथसीवाद लोकतंत्र तथा साम्यवाद को जड़ से मिटाना देना चाहते थे। अब अगला प्रश्न 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि वनों को जीविका से किस प्रकार का संबंध है। मतलब जीविका किसको कहते हैं, जिससे जीवन बना रहे।
तो वनों को जीविका से निम्न प्रकार का संबंध है। एक नंबर, ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं, जो जीवन के लिए अनुकूल आवश्यक है। 2 नंबर कि इनमें मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों का आश्रय। 3 नंबर, ये विभिन्न उपभोक्ता सामग्री जैसे जलावन, औषधि तथा जड़ी बूटी उपलब्ध कराती है। और भी बहुत सारा है, लेकिन ये तो लघुत्तरीय प्रश्न है, इसलिए इसमें शॉर्ट में बनाए 3 नंबर तक दिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि निर्धनता रेखा से समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। उदाहरण भी देने के लिए बोला गया है। तो भारत के निर्धनता की कोई विशेषता में एक अंतर राज्य असमानता है, मतलब अलग अलग राज्यों और अलग अलग समय में मतलब अलग अलग निर्धनता है। इसे निम्नलिखित उदाहरण के साथ समझा जा सकता है। जैसे पहले हम देखिए कि निर्धनता समय के साथ परिवर्तन। देखिए निर्धनता का अनुपात 1973 में 55% था, जो 1993 में घटकर 36% हो गया। परिवर्तन तो हुआ। अब देखते हैं स्थान के साथ परिवर्तन। स्थान के साथ परिवर्तन निर्धनता, तो उड़ीसा तथा बिहार सर्वाधिक निर्धन राज्य है, जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात में निर्धनता में कमी आई है। तो इस तरह दोनों में परिवर्तन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। तो खाद्य असुरक्षा, जिसको भोजन नहीं मिलेगा, तो जिसके पास भूमि नहीं रहेगी बोल सकते। तो भूमिहीन लोग, जिनके पास अपने कोई भूमि नहीं है अथवा बहुत ही कम भूमि है, परंपरागत दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, छोटे छोटे स्वनियोजित कार्यकर्ता, भिखारी तथा अनाथ व्यक्ति खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रसित हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियाँ हैं। देखिए चुनाव करने के लिए क्या क्या मतलब मुश्किलें आती है, उसको बोल सकते हैं चुनौतियाँ, मतलब किस किस तरह का मुश्किलें आ सकती है। तो भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ निम्नलिखित है। 1 नंबर, चुनाव में आपराधिक व्यक्तियों का आगमन, जैसे बहुत सारे आपराधिक व्यक्ति, मान लेते कि कोई व्यक्ति है कहीं पर, तो चुनाव के समय वो तो चुनाव नेता आएंगे। 2 नंबर बोल सकते कि पार्टी में भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन देना कि मेरा भाई है इसी को वोट देना। 3 नंबर बोल सकते हैं कि सभी पार्टियों को कार्यप्रणाली एक जैसी होना, मतलब विकल्प का अभाव, मतलब सभी पार्टी यही बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सड़क बना देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे, बिजली की व्यवस्था कर देंगे। तो लगभग सभी का कार्यप्रणाली क्या एक जैसा होती है। 4 नंबर लगते हैं कि चुनाव में धांधली होती है। 5 नंबर बोल सकते हैं कि मतदान केंद्र पर भी कब्जा होती है बहुत सारे जगह पर। तो इस तरह की मतलब चुनौतियाँ, इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती है स्वतंत्र चुनाव की। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर कि भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों। तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा इसलिए घटती जाती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से मानसून भारत में सबसे पहले उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है। उसके ऊंचे हिमालय पर्वत इन्हें आगे नहीं जाने देते। वाष्प से भरी वर्षा के कारण पवन की शाखा इस भाग में खूब वर्षा करती है, इसीलिए मतलब वर्षा की शुरुआत पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। मतलब ऊंची हिमालय पर्वत इन्हें आगे नहीं बढ़ देते हैं, और जबकि पूर्व के भाग में यहाँ पर ही बंगाल की खाड़ी है, तो इसलिए पूर्व भाग में वर्षा अधिक होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर है। प्रश्न है कि नात्सियों ने जनता पर नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो नात्सी ने जनता पर नियंत्रित हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। 1 नंबर बोल सकते हैं कि नात्सियों यानी बोल सकते हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं संस्थाओं को समाप्त करना शुरू कर दिया। 2 नंबर जर्मन संसद में हुए रहस्यमय अग्निकुंड से उनका रास्ता आसान हो गया। 3 नंबर 3 मार्च 1993 के जर्मन में प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित कर दी गई। तानाशाही मतलब बोल सकते एक प्रकार से उसी का शासन, उसी की बात को सुना जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला है 4 नंबर कि ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। फिर बोल सकते हैं 5 नंबर है यहाँ पर फिर कि अर्थव्यवस्था, मीडिया, न्यायपालिका और सेना पर राज्य ने पूरी तरह से नियंत्रित स्थापित कर लिया। 6 नंबर पूरे समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रित व्यवस्था करने के लिए सुरक्षित दस्ते गठित किए गए। इसमें गस्ता-ए-एस फिर है और सुरक्षा सेवा शामिल थे। अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 16 नंबर है। इसमें आप लोगों को कुल 3 प्रश्नों को दिया गया है। एक न्यूनतम समर्थित मूल्य, एक बफर स्टॉक और एक आप लोगों का निर्गत कीमत। तो सभी को देख लेते हैं। देखिए न्यूनतम समर्थित मूल्य क्या है।
तो न्यूनतम समर्थित मूल्य वह है कि जिस मूल्य पर सरकार किसानों से अनाज खरीदते हैं उसको न्यूनतम समर्थित मूल्य कहते हैं। तो न्यूनतम समर्थित मूल्य वह मूल्य होती है जिस मूल्य पर केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किसानों से अनाज यानी गेहूँ और चावल खरीदते हैं। अब अगला प्रश्न है कि ख नंबर की बफर स्टॉक क्या है। तो बफर स्टॉक क्या है, तो देखिए गेहूँ और चावल के एक जगह पर स्टॉक करके रखा जाता है ताकि भविष्य में इसकी कमी ना हो जाए। तो बफर स्टॉक गेहूँ तथा चावल का वह स्टॉक है जिसका सृजन भारत सरकार द्वारा किसानों से अनाज खरीद कर किया जाता है। अब गौ नंबर है कि निर्गत कीमत। तो निर्गत कीमत जिस मूल्य पर सरकार मतलब व्यक्तियों को अनाज बेचती है उसको निर्गम कीमत कहते हैं। देखिए न्यूनतम समर्थित मूल्य जिस मूल्य पर सरकार खरीदते हैं और निर्गम कीमत जिस मूल्य पर सरकार बेचती है। तो निर्गम कीमत वह कीमत होती है जिस मूल्य पर सरकार उचित मूल्य की सरकार दुकान पर अनाज बेचती है, यह कीमत बाजार कीमत से भी कम होती है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार को व्याख्या करें। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार है जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, और अब वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। एक है समानता का अधिकार, 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है 3 नंबर है यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4 नंबर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 5 नंबर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 6 नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर है अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषताएं बताइए। शीत ऋतु की विशेषताएं क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। तो शीत ऋतु की जलवायु की स्थिति दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन प्रभावित होती है, उनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। अगला 5 में देख लेते हैं कि शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम और पवन शीतल तथा परिवर्तित होता है। और जो आप लोग का अगला प्रश्न 19 नंबर है वो मानचित्र है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों का मानचित्र से है। तो मानचित्र वाला वीडियो देखिए, हम एक वीडियो बनाएंगे कि मानचित्र वाला एकदम आसान से तरीका बताएंगे मानचित्र देखने के, चिंता की बात नहीं है। कोई मतलब हाल ही में आप लोगों का मानचित्र वाला वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।